के कोशीगांव डबल मर्डर केस को स्टडी करने जा रहे थे, हमारे केस के साथ जुड़ने वाली कड़ी ढूंढने के लिए। सुधांशु महतो उस वक्त भी मुख्य संदिग्ध था, आज भी मुख्य संदिग्ध है। सुधांशु कशिश का भाई है, तो क्या उसी ने अपनी मां और बहन को मार डाला? उसका बयान बड़ा ही अजीब था, शक करने की काफी गुंजाइश थी। 14 जुलाई को सुधांशु कोशी गांव से धनबाद के लिए निकलता है काम की तलाश में, और 15 को ही दोपहर में कोशी गांव लौटता है। कत्ल 14 जुलाई की रात को होते हैं, जिस रात सुधांशु के हिसाब से वो धनबाद में था। हमें झूठ की बू आने लगती है, और फिर जब घर के दरवाजे पर दिए गए दस्तक का कोई जवाब नहीं आता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चिंता नहीं। वो बड़े आराम से अपने दोस्त पप्पू परदेसी के घर जाता है, चाय पीता है, गप्पे लड़ाता है। और सुधांशु का बाप लाल बहादुर महतो, वो भी उसी शाम को वापस लौटता है पास के गांव से, जहां वो मजदूरी करता है। और मामला तब और अजीब हो जाता है जब सुधांशु अपनी बहन कशिश के मोबाइल नंबर को ट्राई करता है, फोन नहीं लगता। वो आराम से बैठ जाता है, ये नहीं कि जाकर देखे जहां कशिश काम करती है कि आखिर माजरा है क्या। और वो एक बार भी ये नहीं सोचता है कि घर के बाहर ताला तो है नहीं, तो कहां गए माँ और बहन, जबकि वो जानता था कि बाप तो घर पे है नहीं। साहब, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि अम्मा और कशिश के साथ कुछ गलत हुआ होगा। चलो ठीक, कोई ऐसा नहीं सोचता, लेकिन जब घर पे ताला नहीं लगा था, तूने खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया, तो तू पीछे से क्यों नहीं गया देखने? तू सिर्फ तब गया जब तेरा बाप आया। साहब, हम कह तो रहे हैं, हमें लगा ही नहीं कि कुछ गलत हुआ होगा। शाम को भी सब कुछ वैसा ही था, तब बापू के साथ पीछे से जाकर देखा हमने। कातिल घर में पीछे के दरवाजे से घुसा था, कुंडी तोड़कर? हाँ, सुधांशु और लाल बहादुर के स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने ये सब शाम को पाया। सुधांशु दोपहर में जब घर आया था तो घर के पीछे की तरफ नहीं गया था। अम्मा! कशिश! अम्मा! बापू, कुछ गड़बड़ लगती है। दोपहर में भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। ये कशिश का फोन दोपहर में भी बंद आ रहा था और अभी भी बंद है। तुम्हारी अम्मा सो रही होगी, चलो पीछे से आवाज देते हैं। निर्मला! ए कशिश! पता नहीं कहाँ गई। अरे, तुम दोपहर में यहाँ आकर देखे थे? नहीं बापू, सूझा ही नहीं ना। बापू! हम कल धनबाद गए थे साहब, आज दोपहर ही लौटे हैं। और लाल बहादुर, तुम भी यहाँ नहीं थे? हम 4 दिन यहाँ नहीं थे, बगल वाले गांव देरपुर गए थे साहब। ये अलमारी खुली हुई है, क्या क्या गायब है? साहब, कुछ 5-1 हजार रुपया, कशिश की कान की बालियां, कंगन और एक गले की चैन, सब गायब है साहब। सोने की थी? कशिश को खूब शौक था साहब, उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाई थी। कुल मिलाकर ये लूट कितने की होगी? कैश और गहने मिलाकर लगभग 30-40 हजार की। और ये जो कशिश की मोबाइल शॉप में जॉब थी, वो रेगुलर थी? हाँ, 3 साल से काम कर रही थी और ठीक ठाक कमा भी लेती थी, लेकिन कशिश उस दिन काम पर नहीं गई थी। सर, वैसे बिना बताए तो कभी छुट्टी नहीं लेती थी कशिश। कल जब नहीं आई तो हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद आ रहा था। दिन में भी 2 बार ट्राई किया, फिर बंद। फिर हमने छोड़ दिया कि कहीं घूमने घामने गई होगी। कशिश अकेले तो नहीं घूमने गई होगी ना राजीव? वो उसका निजी मामला है, हम क्या बताएं कि किसके साथ घूमने गई होगी। 3 साल से तुम्हारे यहाँ काम करती, कुछ तो पता होगा ना कि कौन उससे मिलने आता है, वो किसके साथ जाती थी। सर, हम तो यही कह पाएंगे कि कशिश अपने काम में बहुत अच्छी थी, सब कस्टमरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि बेचारी कशिश और उसकी माँ को ऐसे क्यों और किसने मारा। सिर्फ मारा ही नहीं, कशिश के साथ रेप भी हुआ। मौत की टाइमिंग आप परसों रात को पकड़ लो। 14 की रात को। हाँ, 2 मजबूत वार हुए हैं, पर किसी भी प्रकार के झड़प के निशान नहीं है।
तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि पहले ही वार में ये बेहोश थी, फिर हत्यारे ने इसका रेप किया और दोबारा इस पे वार करके इसे मार डाला। हमारा मुख्य संदिग्ध इसका भाई है, सगा भाई। सगा भाई रेप करेगा? होने को तो हो सकता है, बट ये भी तो हो सकता है कि इस काम के लिए किसी और को भेजा हो और उसने अपनी हवस पूरी कर ली हो। प्रधान, हमारे ट्रिपल मर्डर केस और तुम्हारे डबल मर्डर केस में बड़ी विचित्र सी समानता है। कशिश के रेप में किसी झड़प के निशान नहीं मिले और हमारे केस में भी विक्टिम साधना की तरफ से कोटिम साधना तिवारी एक महिला ग्रुप की अध्यक्षा थी। उसके पास काफी जेवर और कैश था जो चुराया गया, और आपके केस में भी कशिश की गोल्ड ज्वेलरी और कैश चुराया गया। प्रधान, हमारे केस में विक्टिम रामानुज का अपने बड़े भाई पुरुषोत्तम के साथ प्रॉपर्टी को लेकर लंबे अरसे से डिस्प्यूट चला था। तुम्हारे केस में तुम्हें सुधांशु के खिलाफ कोई और ठोस सबूत मिला सिवाय उसके उस दिन के अजीब बर्ताव के जिस दिन वो डेड बॉडीज मिली? अरविंद, दरअसल हमें कशिश के बारे में कुछ पता चला कि वो जो महंगे जेवर बनवाकर पहनती थी वो उसकी आमदनी से परे थे। मतलब कोई बॉयफ्रेंड गिफ्ट कर रहा था? बॉयफ्रेंड्स एक नहीं, बहुत से। इससे फोन लेंगे? ऐसे कैसे? एक कवर भी लीजिए। कशिश के कॉल रिकॉर्ड से हमें 124 अलग अलग नंबर्स मिले। हमने सभी से पूछताछ की और सब के सब उसके बॉयफ्रेंड्स थे। और सभी ने कबूल किया कि उनके कशिश के साथ में फिजिकल रिलेशंस थे। तो मतलब सुधांशु ने जो मर्डर किया उसके पीछे उसका मकसद था उसकी बहन के ये फिजिकल रिलेशंस? तो उसने गुस्से या शर्म में इतना बड़ा कांड किया? कशिश का बाप तो लगातार ना बोलता रहा, लेकिन सुधांशु के धनबाद से लौटने के बाद से उसके अजीब से बर्ताव को देखकर हमने उस पर शक किया। हमें तो ये सब पता नहीं था ना साहब, हम तो बस सुधांशु के साथ बातें करने बैठे थे और चाय पे चाय चल रही थी बस। पप्पू परदेसी, ऐसी कौन सी दिलचस्प बातें हो रही थी चाय पर? यही कि कैसे तूने माँ बेटी को मार डाला? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारे पास सबूत है साले कि सुधांशु के कहने पर तूने उसकी माँ और बहन को मार डाला, घर से पैसे चुराए, कशिश के बदन से जेवर उतारे और फिर कशिश का सलवार भी। नहीं साहब, आप हमें इस केस में ना फंसाइए। और सुधांशु ने हमें नहीं भेजा था वहां पर। किसे भेजा था उसने? साहब हम नहीं जानते, कसम से नहीं जानते हम। कशिश के अफेयर्स के बारे में नहीं पता था तुझे? कोई अफेयर नहीं था हमारी बहन का साहब, ये सब झूठ बकवास बोल रहे हैं लोग। हमारी कशिश एक सीधी मेहनती लड़की थी। बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता है, और हम सबूत की बिना पर बात कर रहे हैं। तेरी बहन के अफेयर्स थे और उसका कत्ल हुआ है, और तेरी माँ शायद इसलिए मारी गई क्योंकि वो मौके पर मौजूद थी, और जिसने भी कशिश का कत्ल किया है उसने कशिश का रेप भी किया। अब तू बता, किसे भेजा था तूने? हमने किसी को नहीं भेजा सर। हमारा शक सिर्फ सुधांशु पर ही था, और वो था कि बार बार मना करे जा रहा था। हमने कोर्ट से सुधांशु के ब्रेन मैपिंग की परमिशन हासिल की। हम पक्का थे कि इससे पता चल जाएगा कि ये आदमी कितना झूठ बोल रहा है। तो क्या सुधांशु झूठ बोल रहा था? सुधांशु महतो, बैठो। रिलैक्स सुधांशु, डरने की कोई जरूरत नहीं। एज पर प्रोसीजर हमने फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट नवीन को हमारा वर्जन बता दिया था। हम 14 जुलाई को धनबाद गए थे काम से। उसके बाद नवीन ने सुधांशु से उसका स्टेटमेंट लिया था। ठीक है सुधांशु, अब तुम्हें दूसरे कमरे में ले जाया जाएगा। वहाँ आराम से बैठना, कुछ रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, उसे आंखें बंद करके शांति से सुनना। तुम्हारा नाम सुधांशु महतो है? सुधांशु, 15 जुलाई को जब तुम अपने घर गए थे, तुमने अपने मन में सोच लिया था कि तुम अपनी बहन कशिश को मार डालोगे। सुधांशु के स्टेटमेंट के अनुसार नवीन ने उसे कुछ बातें रिकॉर्डिंग करके सुनाई। उसमें सुधांशु पर आरोप लगाया गया और उसे निर्दोष भी बताया गया। इन बातों पर उसके ब्रेन के रिएक्शंस को नोट किया गया। ब्रेन मैपिंग टेस्ट का रिजल्ट क्या है? उसमें से तो ये बच निकला, क्लीन रिपोर्ट थी। आपके इस डबल मर्डर केस में
सुधांशु का कत्ल करने का मकसद कशिश के अफेयर्स होंगे, ऐसा आपने कंक्लूड किया था। क्या सुधांशु की उसकी माँ और बाप से कोई अनबन थी? माँ और बाप की आपस में कोई अनबन, या बाप और कशिश की? नहीं, गरीब लोग हैं, उनके आपस में कोई अनबन है ऐसा कुछ सामने नहीं आया। हमारे इस ट्रिपल मर्डर और रेप केस में बेसिकली दो मकसद सामने आए थे। पहला ये कि भाइयों की खेत को लेकर आपस में कोई रंजिश थी, और दूसरा ये साधना को शक था कि उसके पति रामानुज का ललिता के साथ कोई अफेयर चल रहा। सर, अगर इन दोनों केसेस के मकसदों को जोड़ें तो कहीं से भी कोई भी तालमेल बैठता ही नहीं। लेकिन दोनों क्राइम सीन्स मानो एक तरीके से एक जैसे हैं। पीछे के दरवाजे से एंट्री, किसी औजार से वार करने के बाद बलात्कार, उसके बाद हत्या, फिर पैसों और गहनों की लूट, और फिर मर्डर वेपन को वहीं क्राइम सीन के आसपास या क्राइम सीन पर छोड़ जाना। सर, दोनों ही जगहों पर, वहाँ कोशी गांव में सुधांशु महतो और यहाँ कैरीगंज में पुरुषोत्तम तिवारी और दिवाकर गुप्ता, इन सारे ही सस्पेक्ट्स के पास कुछ ना कुछ मोटिव्स हैं जो अलग अलग हैं। लेकिन हमारे पास इनमें से किसी भी सस्पेक्ट के खिलाफ कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है। मुझे लगता है कि एक तरह से ये भी दोनों ही केसेस में समानता है। हो सकता है दोनों ही केसेस में जो मेन सस्पेक्ट समझे जा रहे हैं इनमें से कोई भी असली मुजरिम ना हो। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों केसेस में मोडस ऑपरेंडी लगभग सेम है और जुर्म भी लगभग सेम है। कहीं कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए दोनों केसेस में, अगर हत्यारा सेम है तो। मुजरिम का दोनों पीड़ित परिवारों से कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। शायद डायरेक्ट पर्सनल लेवल पर ना हो तो किसी काम से, किसी भी तरह से वहाँ कशिश से जुड़ा होना चाहिए, और यहाँ साधना या रामानुज। पॉइंट। अगर हमें इन दोनों केसेस में कोई भी एक इंसान कॉमन मिलता है तब शायद इस केस का तोड़ हमारे हाथ में होगा। हमें उन सभी लोगों के नाम दीजिए जिनका रामानुज से पैसों का लेन देन रहा हो। अब हम उन सारे लोगों का पता करने में लग गए जिनके रामानुज से व्यावसायिक और निजी रिश्ते थे। किराने की दुकान से लेकर खेतों के काम तक जो उसने दूसरे किसानों को लीज पर दे रखे थे। शालिनी से भी कहा गया कि उन सारे लोगों के नाम सामने लाए जिनका साधना से काम के सिलसिले में मिलना होता था। कोशी गांव में इंस्पेक्टर प्रधान ने सुधांशु महतो से उसकी बहन कशिश की रोजमर्रा की जिंदगी के रिश्तों के बारे में पता लगाया, और साथ ही मोबाइल शॉप के मालिक राजीव जोशी से भी उन सभी क्लाइंट्स के बारे में पता लगाया गया जिनसे कशिश के बतौर सेल्स गर्ल व्यावसायिक रिश्ते थे। साथ ही हमने उन सारे 124 लोगों को खंगाला जिन्हें कशिश के बॉयफ्रेंड्स माना जा रहा था। ये सारी कोशिशें उस एक संदिग्ध को खोज निकालने के लिए की जा रही थी जो इन दोनों केसेस को जोड़ने वाली मुबारक हो, बेटा हुआ है। मैडम काजल कैसी है? जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। दोनों केसेस में एक भी आदमी कॉमन नहीं मिला। जी नहीं, जितने भी नाम सभी ने लिख कर दिए, एक एक से कई बार इंक्वायरी की, लेकिन एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो वहाँ कशिश या उसकी माँ निर्मला महतो की जिंदगी से और यहाँ साधना या उसके हस्बैंड रामानुज की जिंदगी दोनों से ताल्लुक रखता हो। दो 2017 में कोशी गांव में हुए डबल मर्डर केस में एक नैरेटिव, एक वर्णन उभरा जिसमें कशिश के बेशुमार अफेयर्स को इस जुर्म का मकसद माना गया, और इस केस की एक तस्वीर तैयार हुई। 2018 में अपने कैरीगंज में पहला वर्णन तैयार हुआ कि जुर्म का मकसद है रामानुज का उसके भाइयों के साथ खेत का मसला। उसके बाद दूसरा वर्णन तैयार हुआ जो था साधना का ललिता और ललिता के देवर दिवाकर के साथ झगड़ा। दोनों ही जगह से जो वर्णन उभरे, जो तस्वीरें बनी,
वो दोनों केसेस के पीड़ित की अपनी ही दुनिया से जुड़े हुए थे और मेन सस्पेक्ट भी वहीं से पैदा हुआ। हमने अपना वर्णन तैयार किया, एक फ्रेम बनाया, उसमें सस्पेक्ट और उसका मकसद दोनों फिट बैठ जाते। लेकिन रामानुज, साधना और कोशी गांव की कशिश की जिंदगी से जो वर्णन उभरे, जो तस्वीरें बनी, उसमें कोई भी सस्पेक्ट फिट नहीं बैठ रहा। हमें असली मुजरिम और उसके असली मकसद का अंदेशा नहीं दे रहा। हो सकता है सर हमारे सारे नैरेटिव गलत हों। मेरा मतलब जुर्म के इर्द गिर्द जो तस्वीर बन रही है वो तस्वीर हकीकत से कोसों दूर हो। फिर तो यही निष्कर्ष निकलता है कि कातिल कोई रैंडम अज्ञात आदमी है जिसका इन दोनों केसेस में किसी भी पीड़ित से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था। सर रैंडम है, अज्ञात, फिर तो कोशी गांव या कैरीगंज में से कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं यही दोनों जगह से हो, कहीं और से भी तो हो सकता है। अगर हम इस थ्योरी को मानकर चलते हैं तो एक प्रोफाइल बनता है। वो रेपिस्ट है, लूटता है, कत्ल करता है, लेकिन कत्ल करने के लिए वेपन अपने साथ नहीं लाता, बल्कि क्राइम सीन से किसी चीज को उठाकर उसे मर्डर वेपन बनाता और कत्ल करने के बाद मर्डर वेपन वहीं छोड़ देता। सर इसके जुर्म करने का अपना एक पैटर्न है। एक ही जिले के 2 गांव में स्ट्राइक किया इसने, 2 अलग अलग सालों में। शायद पहले भी किया हो सकता है, सालों से करता है लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। एक काम करते हैं, हमारे धनबाद जिले में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं जिन्होंने इस तरह के क्राइम किए हैं, सबकी एक लिस्ट बनाते हैं। लेकिन क्या ये इतना चालाक है कि अपने पास फोन नहीं रखता? आज तक पकड़ा नहीं गया तो शायद हाँ चालाक है, या शायद लकी जो पकड़ा नहीं गया तो शायद अपने साथ सेलफोन भी रखता होगा। पकड़ा नहीं गया इसलिए मानकर चलते हैं कि लकी है, और ये भी मानकर चलते हैं कि अपने पास सेलफोन रखता है। तो अब हमारे पास पूरा खुला मैदान है। कोशी गांव 14 जुलाई 2017 और कैरीगंज 4 जून 2018। इन दोनों लोकेशंस पर उस रात जितने भी सेलफोन एक्टिव थे सबकी लिस्ट मंगवाते हैं और पता करते हैं कि वो कौन सा कॉमन नंबर है जो इन दोनों क्राइम सीन्स पर उस रात एक्टिव था। 1 साल का गैप है तो शायद नंबर चेंज कर लिया हो। थोड़ा लक हम भी आजमाते हैं, शायद नंबर चेंज ना किया, और अगर दूसरा सिम लिया भी है तो शायद अपने नाम पर लिया। चांस तो लेते हैं, करते हैं एक्सरसाइज। हो सकता है ये रैंडम अज्ञात किलर हम। ये बात मैंने हजारों बार कही थी इंस्पेक्टर अजीत भास्कर से कि वे लोग ऐसे आदमी का हत्यारा होने की संभावना को टटोलें, पर नहीं, मेरी दलील सुनी ही नहीं। सर कोई राह चलता रैंडम अज्ञात क्रिमिनल हो, चोरी करने आया हो और मर्डर और रेप करके चला गया हो, जिसका हमसे या फिर जूही से कोई वास्ता ना हो, ये एंगल आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? मर्डर, रेप और लूट की साफ सुथरी तस्वीरें मेरे सामने, और तू क्या बोल रहा है? उससे आंखें हटाकर मैं किसी घास के बोरे में सुई ढूंढना शुरू कर दूं? सर अगर वो कातिल है तो क्यों नहीं? क्योंकि कातिल तुम हो कुंदन। क्राइम सीन पे मिले सबूत और लोगों की बयान चीख चीख कर एक ही नाम ले रहे हैं, कुंदन यादव। क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें मेरे सामने, कहीं और देखने का सवाल ही नहीं उठता। 14 जुलाई 2017 की रात कोशी गांव में और 4 जून 2018 की रात को कैरीगंज में जितने भी एक्टिव नंबर्स थे सभी की स्कैनिंग पूरे जोरों से शुरू हो गई। दूसरी ओर हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट बनी और एक एक की बारीकी से पूछताछ हुई, जिसके रिकॉर्ड्स में अज्ञात खूनी के मोडस ऑपरेंडी की झलक भी दिखी, जैसे कि दरवाजा तोड़कर क्राइम सीन पर जाना। तो उसे अलग कर दिया गया और उससे कड़ी पूछताछ हुई। इन 2 जुर्मों की डिटेल्स में हम सर तक डूबे हुए थे और उस वक्त हमें भनक तक नहीं थी 2016 के केस की, जो था जूही दहिया रेप एंड मर्डर केस। जूही और मैं मेरे डिपार्टमेंट में मिले थे। वो नई नई ज्वाइन हुई थी, वो मुझे रिपोर्ट करती थी, हमारा मिलना जुलना बढ़ता गया, दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। 2013 से 2015 लगभग 2 साल हमारा रिश्ता आगे बढ़ता गया और फिर हमने शादी करने का फैसला ले लिया। ना ही हम उस लड़की से मिलेंगे ना ही उसके परिवार से। मेरी माँ दूसरी कास्ट की लड़की से शादी करने के पूरी तरह खिलाफ थी और जूही को उन्होंने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। बस बस देखो कुंदन, जूही के पेरेंट्स को ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो मेरी माँ की रजामंदी चाहते थे। हमने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक माँ अग्री नहीं हो जाती। आखिर में माँ मान गई और उसी वक्त मेरी जॉब से बकाये की अच्छी खासी रकम एक साथ मेरे हाथ आई। उन एरियर्स के पैसों में से काफ़ी पैसे मैंने जूही के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए ताकि शादी के खर्च में कोई अड़चन ना आए। उस सुबह मैं दौड़ा दौड़ा जूही के घर जा रहा था। पिछली रात जूही ने मुझे कई कॉल किए थे, लेकिन काम के बीच में मैं उसके कॉल ले नहीं पाया था।
जब टाइम मिला कॉल बैक किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं जूही के घर का दरवाज़ा खटखटाए जा रहा था, तो जूही दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी। मुझे टेंशन होने लगी। दरवाजे पर भी बाहर से ताला नहीं लगा था। मैं तभी जूही के मकान मालिक वासुदेव जी के घर गया। वो जब आए तो मैं उनके साथ जूही के घर के पीछे की तरफ गया। जूही, जूही, जूही। मुझे जेल में डाला गया और फिर मैं जेल में ही रहा। इस दौरान मेरी पीठ पीछे काफ़ी कुछ हुआ जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। तेरी जमानत की अर्जी फिर खारिज कर दी कोर्ट ने। माँ, आप तो हम पे शक नहीं करती ना? ये भी कोई सवाल है बेटा? लेकिन पुलिस कह रही थी तुम उन्हें उस जगह ले गए थे जहां पे तूने जूही का मोबाइल फेंका और हथियार भी। क्या माँ सरासर झूठ बोल रहे हैं वो लोग? जब से गिरफ्तार हुए यहाँ से बाहर ही नहीं निकले हम। कोर्ट में उन्होंने तुम्हारा बयान जमा किया है, दस्तखत है तुम्हारे। माँ, हमें मार मार कर कोरे कागज पे हमसे साइन लिए उन्होंने हमारे। जबरदस्ती बलि का बकरा बनाया जा रहा है हमें। हाँ, आप भी कुछ करिए ना। हमें कैरीगंज के रामानुज तिवारी, साधना और कृष्णा तिवारी के ट्रिपल मर्डर केस के तकरीबन 2 हफ्ते पहले कुंदन यादव को जमानत मिली। पूरे 2 साल बाद उसने जेल के बाहर कदम रखा था, पर उस वक्त हमें जूही दहिया रेप और मर्डर केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आगे चलकर हम उस केस तक पहुंचने वाले थे। बहरहाल कोशीगांव और कैरीगंज के सेल टावर्स डंप डाटा से कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था और ना ही जिले की हिस्ट्री शीटर्स की स्कैनिंग से कुछ हाथ लग रहा था। इस रैंडम किलर की थ्योरी पे आगे जाने के लिए हमें कोई और ही डेफिनेट दिशा चाहिए ताकि हम उस तक पहुंच सकें। इस रैंडम किलर के और क्या लक्षण हो सकते हैं? 2017 के कशिश और निर्मला महतो मर्डर केस में वो पकड़ा नहीं गया। हमारे ट्रिपल मर्डर केस और रेप केस में भी पकड़ा नहीं गया। मानकर चलते हैं कि शायद वो आज तक पकड़ा ही नहीं गया, इसलिए किसी भी हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट में वो शामिल ही नहीं हुआ होगा। इट मीन्स उसने अब तक जितने भी जुर्म किए हैं वो कभी नहीं पकड़ा गया। आराम से जी रहा है, यहाँ लूट वहाँ लूट, वहाँ कोशीगांव में लगभग 40,000 की और यहाँ कैरीगंज में लाखों की। और उन लूट के पैसों से अब शायद ऐश भी कर रहा होगा। शायद ऐश अकेला ना करता, दोस्तों के साथ ऐश करता, उन्हें दारू वारू पिलाता। तो हो सकता है सर उसने नशे में अपने किसी न किसी दोस्त को कुछ ना कुछ बताया हो इस मर्डर के बारे में। लेकिन हमारे खबरी तो इस जिले के हर गांव में एक्टिव है, शराब के ठेकों पर, जुए के अड्डों पर, रेड लाइट एरियाज पर। अगर ऐसी कोई भी खबर होती तो हम तक पहुंच चुकी होती। राइट, पहुंच जाते। तो मतलब उस आदमी ने अब तक किसी को कुछ नहीं बताया होगा। हो सकता है सर उसके दोस्त भी शामिल होंगे इस लूट में, इसलिए मुंह बंद करके रखा हुआ है। मुझे डाउट है सर कि ऐसा आदमी सिर्फ ये 2 कांड करके बैठा होगा। इसने और भी जुर्म किए होंगे पर ये रडार में नहीं आया। लेकिन इतना तो है सर, इस जुर्म से उसने पैसे काफी कमाए होंगे और अब उन पैसों को उड़ा भी रहा होगा। इसका मतलब है कि ये आदमी अपनी औकात से ऊपर जीता है। इट मीन्स इसकी आमदनी और खर्चे में जमीन आसमान का अंतर है। ये तो बहुत फैला हुआ दायरा। ऐसा आदमी ढूंढने जाएंगे तो एक नहीं कई मिल जाएंगे। चुपचाप पूरे जिले के ऐसे लोगों को रडार में लेते हैं जिनकी आमदनी तो है 4 आना और खर्चा है रुपया। हो सकता है कि ये रैंडम किलर हमें इन्हीं लोगों में से मिल जाए। हम सिर्फ एक ब्लाइंड चांस नहीं ले रहे थे, बल्कि एक ऐसी खोज पर निकल पड़े थे जिसका आधार बिल्कुल हल्का था। हमें नहीं पता था कि इससे कोई ठोस रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं। आमदनी के परे खर्च करने वालों की खोज, या उस एक आदमी की खोज जो लूटे गए कैश और गहनों से ऐश कर रहा था। उसके लिए हमें जिले के हर एक आदमी की निजी जिंदगी में झांकना था, उनमें से हमारे टारगेट को ढूंढ निकालना था। इस खोज में ऐसा भी हो सकता था कि हमारे खबरी खुद मुजरिम से ही बात कर रहे हैं और उनको पता ही ना। हम हर दूसरे आदमी से हर तीसरे के बारे में पता कर रहे थे और तीसरे से दूसरे के बारे में।
और करते करते पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके, पूरे जिले के लोगों से बात हो रही थी। ऐसी कई आमदनी से परे खर्च करने वालों की प्रोफाइल्स उभर कर आई, लेकिन उनमें से एक थी जो हमारी नजर में आ गई। गुलशन मुंडा नाम है इसका, अमरपुर का है। 4 दिन पहले बेटे का बाप बना है। खर्चा आमदनी से ज्यादा करता है, कह तो रहा है गुरु। इसके अलावा और ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हें लगा कि हमें इसको टारगेट करना चाहिए? सर गुरु कह रहा है कि ये काम तो पेड़ पौधे लगाने का करता है, पर इसका खर्चा इसकी आमदनी से ज्यादा है। इसके बारे में और जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये अपने दोस्तों को विलायती पिलाता है, वो भी रेगुलर। सर पेड़ पौधे लगाने वाला दिन में मुश्किल से 250-300 कमाता है, और ये बंदा 100 रुपए की तो टिप ही दे देता है। अमरपुर में अपना एक आदमी लगाओ, 24 घंटे इस पर नजर रखने के लिए कहो। पता करो कि कैरीगंज और कोशी गांव से इसका क्या कनेक्शन निकलता है। कुछ ठोस हाथ लगे तभी उठाना, वक्त से पहले उठाएंगे तो उसे बातें घुमाने का मौका मिल जाएगा। रांची से गुलशन मुंडा की हिस्ट्री मिली है सर। ये ओरिजिनली वहीं से बिलोंग करता है और 6 साल पहले 2 रॉबरी केसेस में अंदर भी हुआ था। नीरज, क्या यही है हमारा असली मुजरिम? सर, ये गुलशन मुंडा शालिनी का किराएदार था। पिछले साल था सर। वो और उसकी बीवी काजल दोनों हमारे दूसरे घर पर किराए पर रहते थे। तो फिर ये रामानुज और साधना को भी जानता होगा? जानता होगा सर। जब भी हमारी लेडीज ग्रुप की मीटिंग होती थी तब उसकी साधना से बातचीत भी होती थी। और हाँ, साधना उसकी बीवी काजल को भी जानती थी। इतनी अहम जानकारी के बाद भी हमने गुलशन मुंडा को उठाया नहीं, बस उस पर नजर रखी, कड़ी बारीकी की नजर। सब बताओ तो, कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? हमने चुपचाप गुलशन के सबसे करीबी दोस्त राजू निषाद को उठा लिया। हमें गुलशन के खिलाफ जितने हो सके उतने ठोस सबूत चाहिए थे। साहब हम चोरी नहीं किए हैं साहब, और ना ही हम चोरी का कमाई का पीते हैं। ये क्या बोल रहे हो साहब? साहब हम अंबरपुर फर्नीचर फैक्ट्री के ना छोटे से कारीगर हैं। तो नहीं, तेरा दोस्त गुलशन मुंडा जो तुझे और प्रशांत को लगभग रोज पिलाता, वो भी विलायती। इतने पैसे कहाँ से आते हैं उसके पास? तू फोकट की पीता है ठीक है, लेकिन अगर मुंह नहीं खोलेगा ना तो फोकट की सजा भी काटेगा, समझा? पता नहीं कैसे, लेकिन साहब गुलशन के पास बहुत सारे पैसे आते हैं। पेड़ पौधे का काम करता है ना वो, तो पैसे उगाता है या पैसों के पेड़ लगाता है? देख राजू, सीधी तरह से बता दे उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। बोल। साहब हम कह रहे हैं ना, हमको नहीं पता है। ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करते हैं, इसकी अच्छी तरह से हाथ पैर तोड़ते हैं, उसके बाद ही बोलेगा। शुरू करो। हवलदार साहब 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 बताते हैं साहब। हम माई कसम खा के कहते हैं साहब कि हमको बिल्कुल नहीं पता है कि वो पैसा कहाँ से लेके आता है, लेकिन साहब उसके पास बहुत सारे गहने भी हैं। तूने देखा? साहब हमने बेचा भी है। कैसे? सब वो कहा है कि उसका बीबी अस्पताल में था, उसको लड़का हुआ था, तो उसने हमको 2 सोने का कंगन दिया था और एक मंगलसूत्र भी दिया था। बोला इसे रांची में बेच दे। रांची में कहाँ? साहब हमें सच में आइडिया नहीं था कि ये माल चोरी का हो सकता है, वरना हम लेते ही नहीं। ये तो साधना के है। किसके पास मिला आपको ये? किसने किया ये कांड? ये ले कल्पना, 20,000 है। 6 महीने बाद 25 लौटाएगी तू। गुलशन मुंडा चल। कहाँ सर? क्यों?
थाने बात करनी थी सर। तो यहाँ बात कीजिए ना सर। अरे साहब कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या हुआ सर? बात तो बताइए। बात तो बताइए सर, क्या बात है? अरे सर रुकिए तो। गुलशन मुंडा तेरा तो खात्मा। जा। अरे रुकिए तो। 14 जुलाई 2017 को तुमने कोशी गांव की कशिश और उसकी मां निर्मला महतो का कत्ल किया, कशिश का रेप किया और घर लूटा। 4 जून 2018 को कैरीगंज के रामानुज तिवारी और उसकी पत्नी साधना और बेटे कृष्णा का कत्ल किया। साधना का रेप किया और घर लूटा, लेकिन उनका बड़ा बेटा दर्पण वो बच गया और तुझे पहचान लिया। और जो जेवर तूने तेरे दोस्त राजू के हाथों बिकवाए थे वो भी बरामद हुए। थोड़ी सी पिटाई से ही काम चल गया। पहले पूरी तरह मना करने वाले गुलशन ने दोनों केसेस में अपना जुर्म कबूल कर लिया। हम वहाँ अलग अलग होटलों में उनके गार्डन संभालते थे और ये कशिश जो थी अलग अलग लौंडों के साथ आती थी, हर बार अलग। सर वो मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई थी, मतलब बैठ गई थी। और ये साधना जो थी उसको भी हम कई बार देखे थे। हमारी मकान मालकिन जो शालिनी जी थी उनके घर पे देखे थे, वो भी ऐसे दिमाग में बैठ गई थी सर। एक बार जो बैठ गए ना सर, फिर उसका बार बार ख्याल आता है, मतलब दिखाई भी देने लगती है ऐसे सामने, जैसे आप लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं वैसे। ये पागलों वाली हरकत बंद कर और सीधा सीधा जवाब दे। जब तू कशिश के घर में घुसा तुझे पहले से पता था कि उसका भाई सुधांशु और पिता घर पर नहीं है? उसके बाप को तो सर हमने कभी देखा ही नहीं था। पहले भी 2-4 दफा जब झांका था तो उसका भाई होता था। उस रात जब झांका तो कोई नहीं था, वो थी और बुढ़िया थी। गुलशन मुंडा को क्राइम सीन पर ले जाया गया, जहां उसने एग्जैक्ट तरीका बताया कि वो कशिश के घर में किस तरह घुसा था। अंदर कहां से घुसा था? इधर से सर। ये कुंडी का ना स्क्रू ढीला था, जोर से धक्का दिए खुल गया। चल दिखा कैसे किए। सर हम यहां से फावड़ा उठाए थे। फिर किसको पहले मारा? मां को पहले मारा कि कशिश को? बोल, किसको पहले मारा? सर हम वहाँ यहाँ कशिश के साथ सो रहे थे और नींद में उससे प्यार कर रहे थे। इतने में बुढ़िया उठ के वहां से फिर फावड़ा उठाया, मारा धाड़ से। हम गुलशन को कैरीगंज ले गए रामानुज तिवारी के घर और उससे पूरे जुर्म की रिक्रिएशन करवाई। सर यहाँ पर कुछ मिस्त्री काम कर रहे थे तो उनका औजार छूट गया था। गुलशन ने डिटेल में हमें बताया कि कैसे पहले उसने दोनों लड़कों पर वार किया, फिर अंदर गया, साधना पर वार किया, बेहोश कर दिया उसे, फिर रामानुज को मार डाला, फिर साधना के साथ बलात्कार किया। गुलशन साफ मना करता रहा कि इन 2 जुर्मों के अलावा उसने और कोई जुर्म नहीं किया,
हमारे बार बार पूछने पर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा। गुलशन झूठ बोल रहा। वो 2 साल जो मैंने जेल में काटे, तब अक्सर बिल्कुल ही निराश हो जाता, डिप्रेस्ड, एकदम डिप्रेस्ड। ख्याल आता कि अब जिंदा रहने का क्या मतलब है। करियर खराब, नाम खराब, मर ही जाना बेहतर है। और अब जब बेल हुई है तब भी कुछ बदला नहीं है। मैं अब भी आरोपी हूँ, संदिग्ध नहीं, आरोपी, अक्यूज्ड। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा वो 2017 का कोशी गांव और 2018 का कैरीगंज का केस है, उसका हत्यारा पकड़ा गया। उस हत्यारे ने जिस प्रकार मर्डर्स किए हैं उसे देखकर आपको ऐसे नहीं लगता कि जूही दहिया हत्या केस में भी इसी का हाथ हो सकता है? जूही दहिया हत्या केस 2016 का केस है। जूही दहिया को भी उसके घर में मार डाला गया और उस केस में भी हत्यारा घर के पीछे के दरवाजे से घुसा था। ओह हाँ, उसमें तो वो लड़की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करती थी, लेकिन उसमें तो उसका मंगेतर कन्विक्ट हुआ था। हम उस मंगेतर कुंदन यादव की मां है, सावित्री यादव। 2 साल बिना जमानत के जेल काटी है हमारे बेटे ने। कुंदन ने जूही को नहीं मारा था और जूही का केस इन दोनों केस की तरह है। हम विनती करते हैं आपसे, कुछ कीजिए इस बारे में। कुंदन जूही से प्यार करता था, उससे शादी करने वाला था, उसको बुरी तरह फंसाया गया है। हम हाथ जोड़ते हैं, इकलौता बेटा है हमारा और निर्दोष है। कुछ कीजिए इस बारे में। जूही दहिया, धौलकापुर, 19 जून 2016। जूही के मकान मालिक वसुदेव, जो होमगार्ड में काम करते हैं, जिनका बगीचा तू संभालता था, उन्होंने तुझे पहचान लिया। अब पौधों की तरह तेरी कटाई शुरू करें। सेम मॉडस ऑपरेंडी। ये हम लोग कैसे मिस कर गए? कैसे अरविंद? आपको पता तो चल ही गया होगा सर। हाँ, उसने कबूल किया है, हम देख रहे हैं। 2 साल पहले देख लेते, ईमानदारी से देख लेते तो बेटर था ना सर। देख, अभी सिर्फ उसका कबूलनामा आया है, कुछ भी क्लियर नहीं है, री इन्वेस्टिगेट होगा। सर, आपने क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स लिए ही नहीं थे, आपकी चार्जशीट में उसका जिक्र तक नहीं है। भास्कर सर, आप चूक गए, इसलिए हमको बेल मिल गई, वरना आपने तो फांसी पे चढ़ाई देना था हमको। मैंने कहा ना कि हम केस की री इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है? ठीक है सर, किसे दिलासा दे रहे हैं आप? हमें हमारी जिंदगी के 2 साल चाहिए, दे सकेंगे आप? सर जाइए, पहले इन लोगों के स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेट कीजिए, जिनके बलबूते पे आपने अनुमान लगा लिया हमारे और जूही के बारे में, और एक तस्वीर बनी हमारे कातिल होने की। अगर आप उस वक्त जूही के कातिल को पकड़ लेते तो आज कोसी गांव और कैरीगंज में रेप हत्याकांड होते ही नहीं। सर, आपकी ये री इन्वेस्टिगेशन उनको जिंदा कर सकती, उनकी जिंदगी वापस लौटा सकते हो आप। देख, जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता कुंदन। हमसे झूठा कन्फेशन लेटर लिखवाया, फिर मार मार के हमसे उस पर साइन कराया, और कोर्ट में ये बोला कि आप हमें वो सारी जगह लेके गए जहां पर एविडेंस मिले हैं। सर, आपको भी पता है और हमें भी पता है, हमने जेल से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला था।
और अब ये रीइन्वेस्टिगेशन करके आप क्या कर लेंगे ऐसा? देख, 1000 बार मैंने कहा और कहूं 1000 बार कि केस की रीइन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिलहाल के लिए यही स्टेटस है। गुलशन मुंडा पर कशिश महतो और साधना तिवारी के बलात्कार और कत्ल और निर्मला महतो, रामानुज तिवारी और कृष्णा तिवारी के कत्ल के चार्जेस लगे। जूही दहिया मर्डर और रेप केस की रीइन्वेस्टिगेशन एक नई टीम करेगी। उसके बाद गुलशन मुंडा पर जूही दहिया के रेप और मर्डर के चार्जेस भी लगाए जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क,